स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल रमन डेका से आज लोक भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक चर्चा हुई और विभिन्न ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर संवाद हुआ। भेंट के दौरान राज्यपाल रमन डेका ने केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। अब अगली खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। नहीं, हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। उनका इलाज भी चल रहा है, रेफर भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम चला रहे हैं। ग्राम पंचायतों में शिविर लगा रहे हैं और लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस सब के विषय में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को अवगत कराए और इस बार सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि मध्य क्षेत्र का बैठक, जिसमें 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उनका बैठक बस्तर में हो रहा है। और पिछले काशी की बैठक में ही माननीय गृह मंत्री जी ने घोषित किया था कि अगला बैठक छत्तीसगढ़ में होगा और वो बैठक होने जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। अगली खबर रायपुर से है। कचना ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कचना रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों, निर्माण एजेंसियों को शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल पर पैदल चलकर तकनीकी मानकों की भी जानकारी ली और गुणवत्ता के साथ बेहतर लाइटिंग लगाने पर जोर दिया। अधिकारियों के अनुसार लगभग 96% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए एक अनोखी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सरकारी काफिले और निजी वाहनों का उपयोग कम करने का निर्णय लिया है। गजेंद्र यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना समय की आवश्यकता है और हम नागरिकों को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब माने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो मैं उस दिन से संकल्प लिया हूँ
ध्रुव नगर में अपने विधानसभा में जहाँ जाऊंगा ई रिक्शा में ही जाऊंगा। एक ई रिक्शा हायर से जाऊँ, 3 ई रिक्शा हायर किए हैं हम लोग, और जहाँ भी जाएंगे ई रिक्शा में जाएंगे, चाहे सुबह भ्रमण का हो, चाहे भूमि पूजन का हो, चाहे कोई भी शासकीय आयोजन भी हो, हम ई रिक्शा में जाना आना करेंगे, ताकि जो देश को एक मैसेज माननीय मोदी जी ने कहा है, निवेदन किया है, आग्रह किया है, तो हम भी माननीय मोदी जी के पक्षियों पे चलेंगे और ईंधन बचाएंगे। और मैं कल से ही अपने कारकेट की सारी गाड़ियों को छोड़ दिया हूँ, सिर्फ एक जो मेन गाड़ी है उसी में मैं रायपुर कर गया था, और आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि पायलटिंग गाड़ी भी न रखूं, बहुत इमरजेंसी पायलटिंग गाड़ी रखूंगा, अदरवाइज ठीक है। एक सिंगल गाड़ी में। अब खबर बलौदाबाजार से। जिला पंचायत सभा कक्ष में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जांजगीर चांपा सांसद और बलौदाबाजार विधायक टंकाराम वर्मा की मौजूदगी में दिशा समिति, सड़क सुरक्षा समिति और जीवन दीप समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अमृत योजना शामिल रही। उन्होंने जिले में 7 सीमेंट संयंत्रों के सहयोग से हाईटेक अस्पताल स्थापित करने की पहल के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया और जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को जीवन दीप समिति के माध्यम से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। आज दिशा समिति की, साथ में सड़क सुरक्षा सप्ताह की और जीवन दीप समिति की बैठक हुई है, और इस बैठक में गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या कहीं पर भी नहीं हो, और जो जल जीवन मिशन का, अमृत योजना का, ट्यूबवेल की जो काम है वो तेजी से हो और लोगों को पर्याप्त पेयजल मिले। इस बात का संतोष है कि बलौदाबाजार जिले में पेयजल की समस्या कम है, फिर भी निर्देश दिए कि कहीं पर भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ में प्रधानमंत्री आवास भी तेजी से बनने चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से तेजी से काम हो, और यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सीमेंट प्लांट का सहयोग लेकर यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो अपडेट हो, और साथ में एक्सीडेंट में लोगों को कम से कम डेथ हो, इसके लिए सड़क की सुरक्षा के लिए जो काम होना चाहिए वो हो। और जीवन दीप समिति के माध्यम से यहाँ के जिला अस्पताल को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस बैठक में सांसद कमलेश जांगड़े जी और हमारे मंत्री टंकाराम वर्मा जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती जायसवाल जी और बाकी अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, अधिकारीगण उपस्थित रहे। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से ईंधन की बचत करने की अपील की है, जैसा कि कोरोना काल में लोगों ने सहयोग किया था। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि सभी ईंधन का संयमित उपयोग करेंगे तो भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और बेहतर होगी। कमी नहीं है। मोदी जी ने जैसा कहा है कि हम संयमित रूप से उसका उपयोग करें, अपने पेट्रोल डीजल की खपत को कम करें, हम गैस की खपत को कम करें, हम विदेशी मुद्रा को बचाएं। तो जैसा कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर इस संकट से निजात पाया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट से भी हम पार पाएंगे। खबरें यूं ही जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा जिला में नवीन थाना टिकनपाल का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने थाना टिकनपाल का उद्घाटन किया। नए थाना क्षेत्र के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। फिलहाल चोलनार कैंप में अस्थायी रूप से नए थाने का संचालन शुरू किया गया है। थाना टिकनपाल की जिम्मेदारी उप निरीक्षक दीनदयाल वैष्णव को सौंपी गई है।
अब खबर रायपुर से है। रायपुर में डीजल और पेट्रोल की कमी में बढ़ोतरी के बाद ईंधन स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई, जहां वाहन चालकों ने अपने वाहनों में टैंक भरवाने के लिए जल्दीबाजी दिखाई। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर फैलते ही लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते पेट्रोल डीजल भरवाने को लेकर अचानक भीड़ बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए कई स्टेशनों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रबंधन भी करना पड़ा। खबर बेमेतरा से है, जहां एसडीएम कार्यालय के चैम्बर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एसडीएम कक्ष की फॉल सीलिंग अचानक गिर गई। घटना के समय एसडीएम प्रकाश भारद्वाज अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे, जिससे एक गंभीर दुर्घटना होने से बच गए। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार यदि यह घटना कार्यालय समय के दौरान होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल प्रशासन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है और भवन की सुरक्षा स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। अब खबर कांकेर से है। कांकेर में बुनियादी ढांचे, रोजगार और मुख्य धारा में एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर मुन्ने योजना के तहत ब्लॉक की 18 नक्सल प्रभावित पंचायतों का विकास किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज कर लोगों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिल सके। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से नक्सल प्रभावित इलाकों में मुख्यधारा से जुड़ाव बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के जो हमारे खासतौर पे 18 ग्राम पंचायत है, वो भी नक्सलवाद से बहुत ग्रसित रहे हैं। उनमें बहुत सारी कार्य की भी मांग है। लगातार हमने उनके साथ अभी मीटिंग भी किया है। जो बस्तर मुन्ने के अंतर्गत राज्य शासन ने हमको निर्देशित किया है कि जो 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें 14 सुविधाएं हैं, ग्राम पंचायत भवन हो, स्कूल भवन हो या अन्य, तो उनका एक सूची करके उसको फिर कार्य योजना में जुड़वाना है। हो सकता है कि राज्य शासन से फिर उसके लिए कुछ राशि की व्यवस्था की जाए। अगर नहीं होती तो हमारे पास जो फंड है हम उससे भी कर लेंगे। अभी ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, 1-2 महीने के भीतर हम सब लोग काम भी सैंक्शन कर देंगे, ताकि जो विकास की एक गति अवरुद्ध हुई थी नक्सलवाद के कारण, वो पुनश्च वहाँ पे ये सभी कार्य हो सके। अब खबर भिलाई से। भिलाई में चोरी के सिलसिलेवार मामलों की जांच के दौरान दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1600 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और पहचान छिपाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहा था। दुर्ग पुलिस के द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जाकर के उसके सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और दुर्ग जिले में 5 और बालोद जिले के कुल 6 मामलों में जो चोरी के मामले थे नकदजनी के, उनका खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है नौसाद, उसकी पत्नी नगीना, उसकी साली मदीना और चोरी का माल खपाने वाले जो ज्वेलरी संचालक है दुर्गेश गोस्वामी, शुभ ज्वेलर्स पावर हाउस, इन चारों की गिरफ्तारी की गई और प्रकरण में लगभग 13 लाख से ऊपर के मसरूका की बरामदगी की जाकर उनकी जब्ती की गई है। प्रकरण का मुख्य आरोपी नौसाद और उसका एक साड़ू है जो वर्तमान में फरार है, मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर के दिन में रैकी करते थे। मूलतः ये लोग चालक का काम करते हैं और रैकी करते थे। जो सुने मकान थे रहते थे जिनमें ताला लगा रहता था, उसको चिन्हित किया जाकर के रात में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था और जो चोरी के पश्चात जो इनके द्वारा सोने चांदी की चोरी किया जाता था, वो अपनी ये नगीना और मदीना जो इनकी वाइफ्स हैं उनके माध्यम से ज्वेलरी संचालक को बेचा जाता था। तो इस प्रकार आज प्रकरण में 6 मामलों का खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी नौसाद है उसका हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं और प्रकरण में जो अन्य शेष मसरूका है उसकी बरामदगी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं रायपुर की ओर, जहां सीएम विष्णु देव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बहुत मददगार साबित हो रहा है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस पहचान को बनाए रखने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः विश्वविद्यालय का आभार करता हूं।
मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम किसानों को सबसे ज्यादा फायदा अपने प्रदेश में दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग अपने प्रदेश में दलहन और तिलहन, फल सब्जी, वनोपज इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें भी हम लोग इंसेंटिव किसानों को दे रहे हैं। और हम कृषि को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए भी लगातार शासन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आज का इस समय टेक्नोलॉजी का है। खेती में अब ड्रोन, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। आप सभी युवाओं से उम्मीद है कि आप इन तकनीकों को खेत खलिहान तक पहुंचाएंगे। आप वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की कड़ी बनेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा और मेहनती किसान कृषि को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। और हम लोग जो कृषि के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री विस्तार से यहाँ पर बताए हैं। साथ ही हम लोग धान के साथ यहाँ मक्का, गेहूं, दालें, तिलहन और सब्जी की खेती को भी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से चिंता कर रहे हैं। धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी और मोटे अनाजों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके खाने वाले भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और निश्चित रूप से इससे किसानों की स्थिति हमारे प्रदेश में अच्छी हुई है। हम लोग लगातार सिंचाई पर ध्यान दे रहे हैं और मैं गौरव के साथ बताना चाहूंगा कि इन 2 वर्षों में 10,500 करोड़ की नई परियोजना हम लोगों ने सिंचाई के सेक्टर में स्वीकृत की है। जब मेरे पास जल संसाधन विभाग आया तो मैंने सिंचाई विभाग वालों से पूछा कि पुराने डैमेज कितने मतलब सिंचाई की योजना है। किसी का केनाल टूटा फटा है, किसी का मतलब केनाल में सिल्ट जमा है, किसी का गेट टूटा है। कहे कि उधर किसी का ध्यान जाता नहीं था। और चूंकि हम लोग तो ग्रास रूट के आदमी हैं, गांव में घूमते रहते हैं, तो विभाग ने बताया कि ऐसे 1500 योजनाएं हैं प्रदेश में और इसके मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपया कम से कम लगेगा। तो हमने एक साथ 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और ये जो पुराने डैमेज ये परियोजनाएं हैं, इसके बनने से पूरे प्रदेश में 76,000 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लोग लगातार खेती को बढ़ाने के लिए अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं। और आज हमारे किसानों को कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सिंचाई पंपों को आज हम लोग निःशुल्क में बिजली देते हैं। 3 HP को एक साल में 6,000 यूनिट और 5 HP वालों को एक साल में 7,500 बिजली उनको फ्री में देते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। तो इस तरह से लगातार हम लोग अपने प्रदेश में खेती को बढ़ा रहे हैं। और मैं अंत में फिर से एक बार हमारे सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया है, डिग्री हासिल की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
रायपुर में 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।